नमस्कार। आज मैं फिर अपनी एटीएस की तैनाती के दरमियान एक बड़ी रिकवरी जो देश विरोधी कार्यों में इस्तेमाल की जाती थी उसका जिक्र करूंगा। 6 जुलाई 2016 को कानपुर में पनकी फ्लाईओवर के पहले बगल में एक गाड़ी लावारिस मिली। वहाँ एक ढाबा था। ढाबे वाले ने सूचना दी कि 2 दिन से ये यहाँ खड़ी हुई है। उन्हें ध्यान नहीं आ रहा था कि कौन इसमें से उतरा था, कोई यहाँ पर खाना खाने आया था या नहीं आया था। पनकी थाने की पुलिस आई, उसको थाने पर ले गई और थाने पर जाकर अब जब उसने गाड़ी की तलाशी लेनी शुरू की तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर्स भरे हुए थे। चारों दरवाज़ों के भीतर कैविटी बनी थी उसमें रखे हुए थे। जिस जगह में स्टेपनी पीछे डिग्गी में जो स्टेपनी की जगह है उसमें भरी हुई थी। 2 खाली ट्यूब जिसमें हवा सी भरी हुई थी उसके भीतर डिटोनेटर भरे हुए थे, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर। एटीएस को खबर की गई। एटीएस की पूरी टीम वहाँ पर पहुँची और उस गाड़ी को उस गाड़ी की सारी डिटेल्स नोट किए गए। इस संबंध में एटीएस ने वहाँ एक मुकदमा भी दर्ज कराया। सेंट्रल एजेंसीज जो थीं वो भी आ गईं। इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर देख के वो भी लावारिस सब चौकन्ने हो गए कि ये इस तरफ कहाँ जा रही थी। उसका मुंह उधर कानपुर शहर के भीतर जाने की तरफ जो रास्ता है उधर करके खड़ा किया गया था। मैं भी पहुंचा। हमारे साथ जो कानपुर में एटीएस के इंचार्ज थे कानपुर यूनिट के, वो भी पहुंचे। जो नंबर प्लेट थी प्राइमा फेसी उसको सर्च किया गया, फेक नंबर प्लेट निकली। इंजन नंबर 33 नंबर उसको टेम्पर किया गया था, यानी उसको किसी टेम्पर करने का मतलब छीनिए, थोड़ी सी इतना पीट दीजिए, उसके 1-2 नंबर इधर उधर कर दीजिए और उसमें नया नंबर इम्प्रिंट करने की, जिसको इचिंग कहते हैं, इचिंग से करने की कोशिश कर लीजिए, तो उसको फिर से रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि हम लोगों ने बार बार उसमें जो सामान्य तरीके हैं, चाक यानी सफ़ेद मिट्टी जो होती है, चौक जो ब्लैक बोर्ड पे टीचर्स इस्तेमाल करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उससे रगड़ के, पेंसिल के कार्बन को रगड़ के, सादे कागज़ को ऊपर रख के उसके ऊपर पेंसिल को रगड़ के, फिर मोबाइल से फ़ोटोग्राफ लेके उसको जूम करके बहुत कोशिश की और जितने भी कॉम्बिनेशन इंजन नंबर और 33 नंबर के निकले उनको संबंधित कंपनीज़ में देने की कोशिश की और ये जानने की कि ये किसके नाम रजिस्टर्ड है। लेकिन हर बार वो इंजन नंबर और 33 नंबर कभी किसी स्कूटर की, कभी किसी ट्रैक्टर की, कभी किसी दूसरे वाहन के निकले। इसमें बड़ा समय ख़राब हुआ। कई दिन तक हम लोग ये प्रयास करते रहे कि शायद इससे हमें कोई क्लू मिल जाए, लेकिन कोई क्लू मिला नहीं। पनकी चूँकि थोड़ा सा रूरल एरिया है, हालांकि एयर स्टेशन के लिए बहुत फेमस है पनकी, लेकिन वहाँ पर सीसीटीवी सड़क पर लगने का मतलब नहीं है। फ्लाईओवर पुराना है और ये भी समझ में कम आ रहा था कि वो लखनऊ की तरफ जा रही थी, कि वहीं से एक लखनऊ जाने का भी रास्ता है या फिर सीधे कानपुर जा रही थी। सारे गुणागणित इस्तेमाल कर लिए हम लोग, जितने लोग थे, लेकिन हम कहीं किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाए। काफ़ी दिन हो गया। फिर ये हुआ कि अब इससे कार से जब हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो एक्सप्लोजिव्स ये जो हैं इसके अच्छा, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्लोजिव थे उसके ऊपर जो रैपर के स्टिकर्स होते हैं वो सब फाड़ के निकाल दिए गए थे। स्टिकी पेपर से थे वो, उसको सलीके से नोचा गया था और जहाँ जहाँ वो नोच नहीं पाए थे वहाँ ब्लेड से उसको खुरस दिया गया था। लेकिन चूंकि इनकी संख्या ज़्यादा थी तो ये कोशिश की गई कि जितने भी नोचे हुए, फटे हुए या साफ़ किए हुए जितने स्टिकर्स हैं उनका फ़ोटोग्राफ्स हम लोग अपने अपने मोबाइल पर ले लेते हैं
और उसके बाद उसको जूम कर करके कोशिश करते हैं कि शायद किसी का 1 लीटर, किसी का दूसरा लीटर, किसी का एक नंबर, किसी का दूसरा नंबर, कोई एक नंबर या कॉम्बिनेशन मिलता है जिसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। ऐसा किया भी गया और उसमें कुल 4 या 5 कॉम्बिनेशन पाँच कॉम्बिनेशन पॉसिबल निकले, जो पैकेट के ऊपर लगे हुए स्टिकर के नंबर या उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के नाम से का नाम रहा होगा। जो भी मिसिंग लेटर, जो कॉमन लेटर सबके मोबाइल जूम करके निकले, उनको उस प्लेस पे लगा के और 4-5 कॉम्बिनेशन, 5 या 6 कॉम्बिनेशन उस समय मुझे जहाँ तक याद है इस तरह के निकले। फिर उनको जो गवर्नमेंट एक्सप्लोजिव प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनमें जाके दिखाया गया कि इस कॉम्बिनेशन की जो लॉट हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस हुई होंगी। लेकिन चूंकि वो गेस वर्क था, बिल्कुल सही सही नहीं था, तो वो भी इसको बहुत साफ साफ नहीं बता पाए। उनकी परमिशन के साथ ही साथ हम लोग उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में वो दिखाने के लिए डेटोनेटर भी ले गए। वहाँ उसका उन्होंने प्रॉपर एग्जामिनेशन किया और ये बताया कि हाँ हैं तो ये गवर्नमेंट एक्सप्लोजिव फैक्ट्री के प्रोडक्ट, लेकिन ये कहाँ से हैं इसका पता करना इतने नंबर से या इस पे जो लगा हुआ है उससे बहुत मुश्किल है। अगर इसका क्लियर कट नंबर मिल जाता तो इसका डिस्पैच लॉट और इसका बैच नंबर अगर मिल जाता तो हम, क्योंकि वहाँ से जितने भी प्रोडक्ट इसके जिलेटिन रॉड के या डेटोनेटर के निकलते हैं गवर्नमेंट प्रोडक्शन के, वो किसको दिए जाते हैं वो स्पष्ट लिखा होता है, किस तारीख को दिए जाते हैं, कब दिए जाते हैं, किस वाहन में लादे गए, किस वाहन से इसकी निकासी हुई। जो इसको रिसीव करके ले गया उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम, उसका आधार कार्ड, इतने बहुत काफ़ी प्रिकॉशन लिया जाता है, क्योंकि जो अभी पिछले 10 सालों में इसका बहुत जगह गलत इस्तेमाल किया गया है ताकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकें। लेकिन हम अभी सही सही प्रोडक्शन सेंटर पर ही नहीं पहुंच पाए कि आखिरकार ये कहाँ का उत्पाद है, किस गवर्नमेंट एक्सप्लोजिव फैक्ट्री का उत्पाद है, हम नहीं पहुंच पाए। काफ़ी देर तक उनके जो स्टेशन डायरेक्टर थे उनसे बातचीत की गई कि भाई कोई तरीका ऐसा निकले। उनको बताया गया कि ये कानपुर जाने वाले रास्ते पर वहाँ पनकी में फ्लाईओवर के पास ये लावारिस मिली है गाड़ी जिसमें ये लदे हुए हैं। उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी, जितना उस डिपो के मैनेजर ने बताया कि उतनी कीमत, उतने डिटोनेटर अगर सरकारी रेट पे भी कोई ले जाएगा तो लाखों के वो डिटोनेटर हैं। उसका काम क्या है ये भी उन्होंने बताया कि आजकल चूँकि इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर थोड़े से मॉडर्न हैं तो इनको कोयले की खदानों में चट्टानों को तोड़ने के लिए बुंदेलखंड और झारखंड और बिहार में जहाँ खदान का बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है वहाँ चट्टानों को एक्सप्लोड करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। खैर बहुत प्रयास करने के बाद हम लोगों ने कहा अच्छा यही बता दीजिए कि आपके यहाँ से जो मेजर चंक जो लाइसेंस होल्डर्स हैं वो कौन कौन हैं, क्योंकि बिना लाइसेंस होल्डर के फैक्ट्री से, एक्सप्लोजिव फैक्ट्री से कोई इसकी निकासी नहीं कर सकता है। तो उन्होंने वो नाम और पते हमको ज़रूर दे दिए जो उनके यहाँ से ऑफिशियली, जो उनके यहाँ से लीगली अपना माल उठाते हैं। तो जब उनको पता लग जाता है कि साहब ये चीज़ अब बन गई है, तैयार है, उन्हें नोटिस जाती है कि आपका ऑर्डर प्लेस हुआ था, आप अगर चाहें तो क्रम में आपका नंबर आता है, आप आएँ इसको यहाँ से ले जाएं। तो वो उन्होंने उत्तर भारत के कम से कम 20 ऐसी जगहों के नाम बताए जिनके लाइसेंस होल्डर्स उनके यहाँ से ये ले जाते हैं। उसमें झांसी ऐसी जगह थी, झांसी ऐसा स्थान था जो लॉजिकली हमको सूट कर रही थी कि जो झांसी से सामान उठाया गया, झांसी से ये लाद के इस गाड़ी में चलेगा, वो इस रास्ते पर अच्छे से जा सकता है। कुछ बिहार की जगहें थीं, कुछ मिर्ज़ापुर की जगहें थीं, और उस रूट में जहाँ पर पत्थर का बहुत काम होता है बुंदेलखंड के, उस रूट की जगहें थीं। उससे यहाँ तक ले आना और फिर यहाँ ले जाना, जबकि पास में इसके डीलर्स मौजूद हैं, थोड़ा सा उसके चांसेस कम थे। लेकिन फिर वही बात कि सिर्फ गेस वर्क था कि ये शायद जगह होगी झांसी, जिस रूट से या जहाँ से वो ले गए होंगे। तो झांसी के जो लीगल ऑथोराइज्ड लाइसेंसी थे, जो जिनको अधिकार था कि सरकारी एक्सप्लोजिव फैक्ट्री से इन सामान को उठाते, उनके यहाँ भी एक टीम गई, दिन भर उनके यहाँ बैठी और उनको ये दिखाया। उनका सब ऐसे हम इसे नहीं पहचान पाएंगे, सभी एक ही तरह के होते हैं,
अगर इस पे वो स्लिप लगी होती तो शायद हम इसके बारे में कुछ आपको बता सकते। फिर उनसे भी वही कहा गया कि आपके यहाँ से जो और सब डीलर्स जो और लोग ले जाते हैं उनको कैसे आप इशू करते हैं। उनका जिसकी जितनी ज़रूरत होती है वो पहले से कह देता है, टेलीफ़ोन कर देता है, हम बता देते हैं कि हमारे पास माल है, वो आता है ले जाता है। लेकिन हम उनके नाम, नंबर, आधार कार्ड और हम ये देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार इसकी चेकिंग हो चुकी। जितनी बार भी उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के आसपास कहीं पर टेरर अटैक हुआ और बम ब्लास्ट हुआ, उस समय इन सब चीज़ों की, स्टॉकिस्ट की, इनके स्टोर्स की चेकिंग होती थी, कौन कितना माल ले गया, और उसको फिज़िकल वेरिफिकेशन किया जाता था कि आखिर ये पिलफिलर्स ये कहाँ से ये जो है कहाँ से लीक हुआ, इसका लीकेज पिलफेरेज ये कहाँ से है। हर बार एजेंसीज इसको पता करने की कोशिश करती थी। झांसी वाले ने इतनी ज़रूर मदद की कि पिछले साल भर में जो जो लोग उसके यानी उनके रजिस्टर में जितने भी नाम, पते, टेलीफोन नंबर या आधार कार्ड थे, वो सब उन्होंने हमको उपलब्ध करा दिए। इससे अधिक और काम इस पे इतनी सूचना पे नहीं हो सकता था। हम लोग सब वापस हेडक्वार्टर लौट गए। इतने नंबर जो मिले, यही निर्देश हुआ कि ये सारे नंबर सर्विलांस पे लगाए जाएं। देखा जाए इनका अगर फिर कोई नया आदमी मूवमेंट करता है तो उससे पूछा जाएगा कि उसने अब तक जितना यहाँ से लिया है उसको कहाँ खपाया है। अगर आप पहले से उन्हें बताएंगे तो वो उसकी तैयारी कर लेंगे। आप जानते हैं जैसे राशन की दुकान पे कोटे का राशन कोटेदार उठा के ले आता है, 500 बोरे गेहूँ, 200 बोरे चावल और जो भी चीज़ सस्ते गल्ले की दुकान पे मिलती है वो उठा के ले आता है। और जब चेकिंग होती है तो वो बता भी देता है कि इस राशन कार्ड होल्डर को इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। फिर जब उसका फिज़िकल वेरिफिकेशन होगा तब पता लगेगा कि ये राशन कार्ड ही फर्जी है, जिसके नाम पर उसने 50 किलो चावल और 100 किलो गेहूँ ये सब बांटा है। तो कुछ इस तरह का वो भी था कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन, अगर आप उनको पता होगा कि कोई फ़िज़िकली वेरीफाई करने को आ रहा है तो कागज़ पत्तर में सब वो दुरुस्त रखेंगे कि साहब इनको इतना दिया गया। फिर आप उसके नीचे जाएंगे, बहुत लंबी चेन है, करते करते आप वो भी जानते हैं कि पुलिस इसकी चेकिंग करेगी। वो उसका तरीका बता देंगे कि साहब हाँ 2 वहाँ इस्तेमाल किया, 3 वहाँ इस्तेमाल किया, 4 वहाँ इस्तेमाल। चूँकि ये ब्लास्ट होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है इसलिए इसको रखने का बहुत ज़्यादा प्रोविज़न नहीं है। हालांकि जो जेन्युइन लोग हैं वो उसको भी, जो उसके टुकड़े होते हैं वो भी कभी कभी इकट्ठा करके रखते हैं। तो खैर ये जो नंबर मिले उनको लगाया गया और फिर ये धीरे धीरे कि पहले उसमें व्यापार की बात दुनिया भर की, और कम से कम 30-40 नंबर उस समय मिले थे जो हम लोगों ने लगाए थे। वो उससे ये भी पता लगा कि ये ज़्यादातर जो सप्लाई थी, जो जिन लोगों के नाम नंबर दिए थे वो ज़्यादातर सप्लाई बिहार, झारखंड और इधर बुंदेलखंड की तरफ के लोग ले गए थे। ये डिटोनेटर, जिलेटिन रॉड या ये सब, ये मैंने आपको बताया है कि पत्थर तोड़ने के और कोयले की खदानों में सीमेंट बनाने वाले जो क्लिंकर होते हैं उनकी जो खदानें होती हैं विंध्यन रेंजेस में हैं, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में, वहाँ ब्लास्ट करने के लिए खदानों में यूज़ किए जाते हैं। जब मैं पिछली बार ये मेरी दूसरी पोस्टिंग थी ATS में, जब मैंने अपनी पहली पोस्टिंग में तमाम बम ब्लास्ट का जिक्र किया था उसमें आपको बताया था कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट, जिलेटिन और डिटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है। वो ये सभी मामलों में, सभी घटनाओं में यही डिटोनेटर, यही जिलेटिन रॉड्स, यही अमोनियम नाइट्रेट जो किसी जेन्युइन काम के लिए निकाले गए हैं या जेन्युइन आदमी ने उसको ख़रीदा है और फिर उससे ये पैसा दे के, पैसे के प्रलोभन में या डरा के कैसे भी ये लोग हासिल कर लेते हैं। और वहाँ पर जितने नक्सल अटैक हुए हैं पुलिस पर झारखंड और उधर छत्तीसगढ़ में, वो सब में यही जिलेटिन रॉड, डिटोनेटर्स और वायर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बहुत ढेर सारे लोग समय समय पर मारे गए हैं। और दूसरा इस्तेमाल ये टेरर अटैक में जहाँ जहाँ बम ब्लास्ट हुए हैं उसमें किया गया है। तो ये उसके डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था।
तो ये लगा उसे कि ये जब वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जो ले जाता है वो जेन्युइन आदमी है, अपने काम से ले जाता है, अपने स्टोर पर रखने के लिए, बेचने के लिए ले जाता है। धंधा वहीं से शुरू होता है। जब उसको बेचना होता है तो उसका डिस्क्रिशन है, वो किसके नाम पर कितना चढ़ा दे, किसके नाम पर कितना चढ़ा दे, अपने जानने वालों के नाम पर चढ़ा दे, लेकिन कोई नॉन जेन्युइन आदमी, एंटी नेशनल आदमी उसको खरीद के ले जाए और किसी देश विरोधी कार्य में उसका इस्तेमाल करे, ये इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। फिर अचानक एटीएस हेडक्वार्टर में 23 अगस्त 2016 को इनमें से 2 नंबर शुरू हो गए। तुरंत सूचना मिली कि साहब ये अचानक खुले हैं और ये काम करना शुरू कर दिए हैं। इनकी लोकेशन देखी गई तो ये झांसी लोकेशन मिली, जबकि इनके कैफ यानी कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म, अब इनकी जो पिछले जब ये एक्टिव रहे होंगे उनकी लोकेशन बिहार की निकल रही थी। एक की बिहार की निकल रही थी, एक की छत्तीसगढ़ की निकल रही थी। ये दोनों नंबर चालू हो गए। 2 दिन सुनने के बाद ये समझ में आ गया कि कोई लोग डिलीवरी लेने के लिए आए हैं, झांसी में कहीं से डिलीवरी लेंगे और फिर चलेंगे। ये तय किया गया कि हम इनको परसू करेंगे और अगर इनके पास कोई माल है तो हम उस माल के साथ इनको रंगे हाथ पकड़ेंगे, तभी हम सही सही पता लगा पाएंगे कि ये इसको ले जा रहे हैं तो किस लिए इस्तेमाल करेंगे। सुनते सुनते हमारी कानपुर की इकाई को जब ये वहाँ से मूवमेंट होना शुरू हुआ और हर 1 घंटे पर इनके टावर बदलने लगे तो ऐसा लगा कि ये किसी वाहन से मूव कर चुके हैं। 25 अगस्त 2016 को शाम के समय कानपुर की जो इकाई हमारी एटीएस की, उसने इसको, जो आदमी मोबाइल ऑपरेट कर रहा था, उसको सुनते सुनते सारी गाड़ियों की चेकिंग इन्होंने कानपुर की एंट्री पे लगा दी और फिर जो उसमें आवाज़ आती है, सुनाई पड़ती है, उससे अंदाज़ लगा लेते हैं कि जो मोबाइल होल्डर है वो यहाँ से कितनी दूर होगा। खैर थोड़ी देर बाद चेक करते करते जब एक ड्राइवर को उसका मोबाइल उससे लिया गया और उसके नंबर को अपने नंबर पर डायल किया गया तो वही नंबर आ गया जो हमारी एटीएस सुन रही थी। उसको तुरंत खींच के उतार लिया गया और पूरा खोल दिया गया बैरियर। बाकी वाहन जो लंबे कतार लग गए थे वो सब अपनी अपनी दिशा में जाने लगे। उससे पूछताछ की गई कि भाई तुम कब आए थे, क्या आए थे, लेकिन कभी भी वो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाया। 10 मिनट में ही पीछे से एक स्कॉर्पियो आ गई। स्कॉर्पियो पे 2-3 लोग सवार थे, वो नीचे उतरे और उन्होंने कहा साहब बात मेरी सुन लीजिए, और फिर उन्होंने वो सौदेबाजी लेन देन की शुरू कर दी। उन्हें ये लगा कि शायद ये ट्रैफिक वाले हैं या नाका पुलिस वाले हैं या स्थानीय थाने के लोग हैं और इनसे हम रुपए पैसे की लेन देन करके अपनी गाड़ी को पास करा लेंगे। इसी बीच में जब ये लगा कि वो 3-4 आदमी हैं, एक आदमी ये है, एटीएस की टीम हमारी छोटी थी, उन्होंने कानपुर में तुरंत कहा कि कमांडोज को भेज दिया जाए, क्योंकि नंबर तो एक्सप्लोजिव के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से हमें मिले थे और आदमी केवल एक पकड़ा गया, ड्राइवर। तब तक पीछे से ये लोग भी आ गए और ये लेन देन और सौदेबाजी की बात इन्होंने शुरू कर दी। बातचीत को ये कहा गया कि भाई इनसे बातचीत और बढ़ाइए कि कितना पैसा लेंगे, क्या करेंगे, कितना पैसा देंगे। तो सामान्य रूप से एक ट्रक को पास कराने के लिए जो ड्राइवर या उसके साथ जो लोग चलते हैं 500 रुपये 700 रुपये में उसे अपना जो सिपाही होता है उसको देते हैं और पास करा लेते हैं। लेकिन इस केस में बहुत थोड़ी देर में ही ये लाख पे आ गए। तो शंका सबकी बिल्कुल पुख्ता हो गई कि ज़रूर कुछ न कुछ इस ट्रक में गड़बड़ है, नहीं इतना पैसा देने के लिए कोई राज़ी नहीं हो सकता। हम तब तक हमारी टीम, मैं हेडक्वार्टर से मॉनिटर कर रहा था, हमारी टीम टाइम गेन कर रही थी, बाई कर रही थी कि उनके कमांडोज भी आ जाएं। खैर 1 घंटे के बाद वो कमांडोज भी आ गए और इनको सबको अरेस्ट किया गया, जो स्कॉर्पियो पे थे और जो ड्राइवर थे। ट्रक, स्कॉर्पियो, सारे आदमी और कमांडोज की पूरी टीम, ये कानपुर के एटीएस का जो हमारा ऑफिस है वहाँ सारे लोग आ गए। पूछताछ शुरू हुई। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कैसी पूछताछ शुरू हुई होगी। इनका सरगना था पंकज कुमार सिंह, सासाराम बिहार का रहने वाला था। जब पूछताछ अपनी श्रेणी पार करने लगी तब उसने बताना शुरू कर दिया कि साहब ज़्यादा मत करिए, ज़्यादा विशेष पूछताछ मत करें अब आप, इसमें एक्सप्लोजिव रखा हुआ है। जबकि उस ट्रक में गेहूँ, घी के टिन, तेल, मसूर की दाल, इस तरह के जो अलग अलग आइटम थे वो पूरा ट्रक भरा हुआ था।
और वही देख के ताज्जुब हो रहा था कि ये और सबकी उनके पास रिसीट्स थी, उसकी पर्चियाँ थीं, टैक्स से संबंधित जो रिसीट्स होती हैं वो कंप्लीट थी। उसको देखने से ये लग रहा था कि जेन्युइन लोग हैं और ये अपना बारदाने का सामान लेकर और कहीं अपने डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। उन लोगों ने भी यही बताया कि साहब, उन्होंने ये बताया कि साहब यहाँ से निकलेंगे हम और फिर हम बनारस जाएंगे, बनारस से हमको थोड़ा आगे जाना है, वहीं अपने स्टोर में सामान उतार देंगे और फिर उसके बाद हम लोगों को पटना तक जाना है। दूसरे माल की वहाँ से, वहाँ उसको उठान कहते हैं, वहाँ से लेंगे, लोड करेंगे और फिर वापस कानपुर तक हम लोग आ जाएंगे। खैर, जब उसने बताना शुरू किया श्रेणीवार क्रमबद्ध पूछताछ के बाद, उसने कहा साहब सब इसी में है, नीचे कैविटी बनी है ट्रक में, उसमें एक्सप्लोजिव है। ये सुन के हम लोग भी सन्न रह गए। सारे बोरे, टीन और सारी चीज़ें उसमें, दाल चावल जो कुछ भी था, गेहूँ, वो सब नीचे वहीं ऑफिस में उतारा गया। ये खड़ा रहा, इससे हम लोग पूछते रहे कि भाई अब कितना है, अब कितना है, अब आगे कहाँ पर है। खैर नीचे कैविटी मिली और उसमें मिले 30,000 डिटोनेटर, 20,000 जिलेटिन रॉड, 6 कुंटल अमोनियम नाइट्रेट। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा थी। हो सकता है ये जेन्युइन काम के लिए ले जा रहे हैं। उस समय तक तो हम लोग यही इतनी मात्रा ही देख के घबरा गए कि इतना एक्सप्लोजिव ये कहाँ ले जा रहे हैं। खैर उसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। ये एक आदमी का नाम बताते थे कि साहब हमको उसके स्टोर तक ले जाना है और उसके आगे इसका क्या इस्तेमाल होगा मुझे नहीं पता है। ट्रक ड्राइवर था उसका निर्भय मिश्रा, अंबेडकर नगर का रहने वाला, और जो स्कॉर्पियो में सवार लोग थे वो 4 लोग थे। विक्रांत कुमार सिंह उर्फ पप्पू, 3 लोग थे, विक्रांत कुमार सिंह उर्फ पप्पू, ओम नारायण राय और पंकज कुमार सिंह। ये सभी सासाराम बिहार के रहने वाले थे। पूछताछ पे इन्होंने ये भी बताया कि साहब ये हम नंबर 2 में माल उठाते हैं। नंबर 2 का माल समझ में नहीं आया। उनका साहब ये हम सीधे जो लीगल डिपोज़ हैं वहाँ से नहीं उठाते हैं। झांसी में एक चरण सिंह नाम के आदमी हैं, वो सब जगह से माल इकट्ठा कर लेते हैं। जो लीगल लोगों, उनसे किसी से फ़र्जी आधार कार्ड पर, किसी से फ़र्जी नाम पर, किसी से फ़र्जी मोबाइल नंबर पर इकट्ठा कर लेते हैं और उनसे काफ़ी ऊंचे दाम पर हम लोग ख़रीद के ले आते हैं। उसको, उन लोगों को सबको वहीं रखा गया और पूरी टीम फिर झांसी के लिए रवाना हुई। चरण सिंह का जो जहाँ से ये लोग लाद के ले आ रहे थे वो पूरा बताया गया पता, और वहाँ जब रेड हुई तो वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा की गई ये सामग्री, विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। फिर उनसे ये पूछा गया कि भाई ये डिटोनेटर आप कहाँ से ले आते हैं। फिर उसने पूरा किस्सा बताया कि 6 जुलाई 2016 को हम 3 छोटी गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर भी खरीद कर ले गए थे। वो दूसरे डीलर के पास से लिया था। और हम लोग जब ये पनकी बाईपास के पास, उस समय थोड़ा जाम लगा हुआ था, 2 गाड़ियाँ हमारी आगे निकल गईं। तीसरी गाड़ी में जो ड्राइवर था उसने बगल के ढाबे पे खड़ा कर दिया और वो इंतज़ार करने लगा कि जब ये जाम खुलेगा तो हो सकता है हमारी गाड़ियाँ पीछे हों या दूसरी साइड से नीचे की तरफ से आ जाएं। वो उनका वेट करने लगा। मोबाइल फ़ोन जब वो लगा रहा था तो किसी का मोबाइल फ़ोन मिल इसलिए नहीं रहा था कि जब आप पनकी से भीतर घुसेंगे तो दसियों जगह, आगे दसियों जगह आपको पुलिस की चेकिंग मिलेगी। तो इसलिए पहले ही उन लोगों ने मोबाइल फ़ोन ऑफ़ करा दिए थे, रास्ते बता दिए थे कि किससे किससे जाना है। इसी बीच जब वो अपनी गाड़ी को खड़ा करके चाय पीने के लिए ढाबे पर वहीं बैठा हुआ था, इसी बीच पुलिस की कोई गाड़ी संभवतः रूटीन में आई और उसी के ठीक गाड़ी के बगल में उसने पार कर दिया। ड्राइवर उतरा और उसने इसकी जो स्क्रीन है, विंड स्क्रीन है, उस पर झांक के देखने की कोशिश की या उसको थपथपाया। संभवतः जो हम लोगों ने गेस किया वो ये किया कि उसे खड़ी करने में, आगे पीछे करने में कुछ दिक्कत हो रही थी, तो वो देख रहा था कि अगर ड्राइवर हो तो उससे गाड़ी को थोड़ा हम और साइड में करा दें। लेकिन जिसके मन में चोर होता है, जो उसका ड्राइवर था वो दूर से देख रहा था। जैसे ही सिपाही ने, ड्राइवर ने उतर में कि उसमें झांका और थपथपाया, वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसको लगा कि शायद मेरी बुकबिरी हो गई है, किसी को सूचना मिल गई है और इल्लीगल सामान इसमें लदा हुआ है, अभी पुलिस इसकी तलाशी शुरू कर देगी। वहाँ से भागा, वो कानपुर रेलवे स्टेशन पहुँचा और वहाँ से उसने जो भी ट्रेन उसको पहली ट्रेन मिली उस ट्रेन से बिहार की तरफ निकल गया। तो इस तरह से उस गाड़ी का भी पता लग गया
कि वो गाड़ी भी इन्हीं लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई थी और विस्फोटक ले जाने के लिए की गई थी। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक, फिर यहाँ से उनको पटना में बनारस में जहाँ स्टोर करना था वहाँ भी रेड हुई, पटना में जहाँ इनको जिस आदमी का ये जिक्र कर रहे थे उसके यहाँ भी दबिश हुई, लेकिन वो आदमी गिरफ़्तार हुआ नहीं था। कम से कम साल भर की मुझे जानकारी है कि उसे हम गिरफ़्तार नहीं कर पाए थे। तो अल्टीमेटली ये कहाँ तक इस जाता, ये इतना बड़ा एक्सप्लोजिव कहाँ इस्तेमाल होता। हालांकि अंदाज़ा सब लग गया था, पुराने जितने भी विस्फोट हुए थे इस पकड़े जाने से पहले 5 साल में उनका भी डाटा इकट्ठा किया गया था। ज़्यादातर में 90% में इसी तरह की जिलेटिन रॉड, इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, इसी तरह के अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया गया था। तो एक सिर्फ इतना सेटिस्फेक्शन हम लोगों को उस समय हुआ कि एक चैनल फ़िलहाल सप्लाई का हमने बंद करा दिया, और जो उस रोड से झांसी, ग्वालियर और उसके आसपास से जो ये एक्सप्लोजिव सरकारी प्रोडक्शन वाले, सरकारी उत्पाद वाली ये प्रोडक्शन, ये एक्सप्लोजिव किसी गलत काम में अगर इस्तेमाल किए जाने के लिए इस रूट से ले जाए या ले आए जाते हैं, तो कम से कम एक को हमने वहाँ पर ब्लॉक कर दिया। ये बड़ी गिरफ्तारी थी। आप अगर चाहेंगे तो गूगल पर इसे सर्च करेंगे डेट से, तो आपको इस पर बड़ी बड़ी खबरें और इसमें तमाम पुराने घटनाओं के जिक्र के साथ तमाम और इसका एक्सप्लेनेशन इस रिकवरी का लोगों ने दिया है। मैं कुछ कारणों से इसके और बहुत आगे डिटेल आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगा अभी फ़िलहाल, लेकिन जब कभी वक्त आएगा मैं ज़रूर शेयर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।